नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेजमेंट इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड जब हम कहते हैं सारा, तो हम एक्चुअली वो पूरा कोशिश करते हैं कि सारा एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, चाहे वो आपके कॉन्सेप्ट लर्निंग हो, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, चाहे एग्जाम की तैयारी हो, या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जिनकी तैयारी आपको करनी होती है, जो कि थोड़े अलग होते हैं नॉर्मल स्टडी से। तो स्टूडेंट्स, आपको न सिर्फ बोर्ड की तैयारी, न सिर्फ स्कूल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट, बल्कि प्रतियोगिता परीक्षाएं, जैसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें भी अच्छा परफॉर्म करने में कंट्रीब्यूट करता है। चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, या फिर कक्षा 10वीं का इंपॉर्टेंट एग्जाम जिसका नाम है एनटीएससी, उसकी तैयारी हो। एनटीएससी की तैयारी में आपके मैथ्स पोर्शन को स्ट्रांग बनाने की, उसमें आपकी हेल्प करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल, और आप देख रहे हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो पहले कॉन्सेप्ट सिखाने की बात तो आएगी ही, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। इस सेशन के ठीक पिछले वाले सेशन में, ठीक है, जिसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो में से ले भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, वहां पे हमने कॉन्सेप्ट रिव्यू भी किया है, कुछ सवाल भी सॉल्व किए हैं। तो अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो जाके प्लीज देखिए, ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट रिव्यू हो जाए और आप फिर यहाँ पे आगे आके पढ़ सके। आज का सेशन होगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए लेवल 1 कैटेगरी के, और चैप्टर है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। अक्सर हमें जब हम एनटीएससी की तैयारी करते हैं तो इन्हें एक ही चैप्टर के तौर पे गिना जाता है, ठीक है। चलिए सर, लेवल 1 क्वेश्चंस का क्या एडवांटेज है? देखो, ये आपके बेसिक्स को स्ट्रांग करते हैं, कुछ मिसकॉन्सेप्शन हो, कुछ गलत चीज सीख ली हो तो उसे सही करने में हेल्प करते हैं, और फिर जब आप लेवल 2 क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे तब आपको काफी मदद करेंगे, क्योंकि आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे तो आप कैलकुलेशंस एंड क्वेश्चन को समझ के आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलो, सबसे पहला सवाल है, ग्राफ देख के आंसर बताना है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर व्हीट प्रोडक्शन इज मैक्सिमम? सबसे ज्यादा कब हो रहा है, आपको यही बताना है। मैक्सिमम प्रोडक्शन भैया कैसे बताएंगे? सर, जो सबसे ऊंची इमारत है वही बताता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन। जैसे यहां पे देखो 130 किस वर्ष में हुआ है, तो सर जैसा कि आपने यहां पे लाइन ड्रॉ करके हमें हेल्प करी है, 2008 में हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2008, ऑप्शन सी। ग्राफ को देखा, आंसर मार्क किया, उसमें कुछ ऐसा खास था नहीं टफ करने को। कंप्यूटर जी ने आंसर बोल दिया, ऑप्शन सी 2008 मतलब सही है। अगला प्रश्न है, किस ईयर में मिनिमम था? सबसे छोटी इमारत बन रही है 65 की, कहां पे? 2009 में। तो एक साल राजा, दूसरे साल रंक, एक साल मैक्सिमम, दूसरे साल मिनिमम, 2009 में। उससे काम कहीं है क्या? नहीं सर, 10 में भी 120 है, मिनिमम पूछा आपसे, तो 2009 होगा आपका आंसर। दैट इज ऑप्शन सी, 2009, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलो, 2008 में तो मैक्सिमम था भैया, तो 2009 में होगा मिनिमम, ये आपने यहां पे मार्क कर दिया, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मीन मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ ऑल द ईयर? ठीक है, तो आपको मीन मिनिमम निकालना है, मतलब बेसिकली मीन ही निकालना है। तो इन सब का मीन आप कैसे निकालोगे? तो सर आपकी वैल्यूज हैं 80, 110, 100, उसके बाद 130, 65 और 120। आपको निकालना है मीन। मीन कैसे निकालोगे सर? सबको ऐड करेंगे तो 5, यहां पे 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 2 3 4 5 6, 605 डिवाइड बाय कितने ईयर्स हैं सर? ईयर्स हैं 1 2 3 4 5 6 ईयर्स हैं, तो डिवाइड बाय 6 तो जाएगा 100 के आसपास। तो 6 हो जाएगा 100.83, जो कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो 100.83 को मैं अपने जवाब के रूप में मार्क करूंगा, क्योंकि बाकी सारे आंसर उनसे कोसों मील दूर हैं, ठीक है। चलिए, और अब अगर डिवाइड भी करके देखेंगे डेसिमल की बात, तो 6.4883 ही आएगा, 6 8 48 होता है। चलिए कंप्यूटर जी प्लीज जवाब वेरीफाई कर दीजिए। तो ऑप्शन ए कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक है, हमने भी वही मार्क किया, स्क्रीन क्लियर। इसी के साथ हमारे 3 सवाल समाप्त भी हो गए। अब सवाल नंबर 4 से 6 में क्या करना है? फिर से वही चीज, आपको ग्राफ देखना है और आंसर बताना है। सबसे पहला सवाल है, विच कंटेन्स मिनिमम गर्ल्स? सबसे कम देखो मिनिमम है 1, कब? 125 से 130, या फिर 155 से 160। देखो मैंने हल्का हल्का हाईलाइट कर दिया है, तो 125 से 130 यहां पे है 2 जगह पे, और 155 से 160, तो ऑप्शन बी।
बड़ी ही सावधानी पूर्वक आंसर को मार्क करना है बढ़िया, कहीं ऐसा ना हो कि आगे वाला ऑप्शन देख के पीछे वाला चेक ही ना करो और ऑप्शन सी मार्क करके आगे बढ़ जाओ, तो फिर वहां पे नंबर नहीं मिलेंगे, गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान पूर्वक दोनों वैल्यूज को चेक करते हुए अपना जवाब मार्क करेंगे। कंप्यूटर जी का आंसर कि राहुल सर ने सही मार्क किया है, धन्यवाद कंप्यूटर जी। अगला प्रश्न है विच ग्रुप हैज मैक्सिमम गर्ल्स, तो आपका जवाब होना चाहिए 7। देखिए यहां पे दिख रहा है ग्रुप कौन सा है, 140 से 145 वाला, मतलब ऑप्शन ए फिर से हमारा आंसर होगा। कंप्यूटर जी एक बार वेरीफाई करेंगे, ऑप्शन ए 140 से 145 बिल्कुल सही है। तो देखो इन सवालों में सिर्फ आपको चित्र देखना है और जवाब बताना है। अगला प्रश्न है 145 या उससे ज्यादा कितनी लड़कियों की हाइट है, 145 या उससे ज्यादा। जहां पे भी आपको 145 दिखा वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दो कि इससे ज्यादा चाहिए, मतलब इससे ऊपर जाना है। तो 4 2 6 1 7 कितना है आंसर, B7 आएगा आपका आंसर, 4 2 6 1 7। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। कंप्यूटर जी वेरीफाई करें, ऑप्शन B7 सही है, हमने भी वही मार्क किया। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 7 से 9 में क्या करना है, यदि 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है तो कितने यंग पीपल को सर्वे किया गया। तब यहां पे देखो 20 लोगों को क्या क्लासिकल पसंद है, लेकिन परसेंटेज में वो कितने हैं, 10%। ठीक है, अब ये 10% निकाला कैसे होगा, तो देखो जितने भी लोगों का सर्वे किया था उसका 10% कितना है, उसका 10% है 20। तो क्या हम x निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर, 10/100 ऑफ x इज 220। सॉल्व करोगे आप, x की वैल्यू आएगी 200। मतलब 200 लोगों का सर्वे किया गया था जिसमें से 20 लोगों को कथक क्लासिकल म्यूजिक पसंद था और क्लासिकल म्यूजिक का परसेंटेज हो गया इसलिए 10%। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 200, वही यहां पे मार्क हुआ है। तो यह सवाल भी आसानी से समाप्त। स्क्रीन क्लियर। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अब यहां पे देखो आपको ये नहीं बोला है कि कितनी संख्या चाहिए, आपको केवल बोला है कौन सा है, तो जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा विच इज लाइट म्यूजिक, वही आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए। आसान, क्योंकि 40% उसी के पास है, मतलब सबसे बड़ा उसी का शेयर है, उसी का पार्ट है, इसलिए आपका जवाब क्या आया, ऑप्शन ए लाइट। कंप्यूटर जी वेरीफाई करें, ऑप्शन ए लाइट कंप्यूटर जी के हिसाब से भी सही, हमने भी वही मार्क किया था। स्क्रीन क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 9, इफ द टोटल नंबर ऑफ यंग पीपल इन दैट ग्रुप इज 1000, अगर लोगों की संख्या 1000 है, हाउ मेनी ऑफ देम लाइक फोक म्यूजिक। देखो अब यहां पे 1000 लोग हैं, उनका 30% लोगों को पसंद है, तो 30% ऑफ 1000 क्या पसंद है, फोक म्यूजिक। तो 30/100 इंटू 1000। अब आप सॉल्व करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, 30 इंटू 10 हो जाएगा 300। तो ऐसे 300 लोग हैं जिन्हें फोक म्यूजिक पसंद है। आपको कैसे पता, ये जो जानकारी थी 30%, ये परसेंटेज में थी, हमने इसको संख्या बल के साथ मैच करते हुए अपना असल आंसर निकालिया, दैट इज 300 पीपल। चलो कंप्यूटर जी वेरीफाई कर दीजिए प्लीज, ऑप्शन डी कंप्यूटर जी के हिसाब से सही है, यहां पे भी स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है द नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स आर दिस। ठीक है, फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल। आपको क्या निकालना है, मीन एनरोलमेंट निकालना है। कैसे निकालोगे इनका मीन, सर सबको ऐड करके डिवाइड बाय 6, ताकि हम ये पता लगा सके मीन कितना, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 1555 प्लस 1670 प्लस 1750, पहले मैं 3 को ऐड कर रहा हूं ताकि गलती थोड़ी कम हो, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशन है। ठीक है, 5 और 5 10, 7 17 एक कैरी, यहां पे 7 और 7 14, 5 19 एक कैरी, तो ये हो जाएगा 4975। और इधर पे 2013 2540 और 2820। चलिए ऐड करिए तो ये हो जाएगा 3 4 2 6 1 7, 8 और 5 13, 2 और 2 4 2 6 1 7, तो 7373 और यहाँ पे 4975 इनको ऐड करना है। 5 और 3 8, 7 और 7 14, एक कैरी 9 और 10 3 13, 7 4 11 1 12, 12348 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 6 ईयर्स है ना, तो 6 2 12,
यहाँ पे 3 आ जाएगा नीचे तो 0, फिर 34, 0 का लगेगा, 0 यहाँ लगेगा बिकॉज आप दोनों उतार रहे हैं। कितने जा 6 5 जा 30, ठीक है, उतार आपने 4, 6 5 जा 30 और 6 8 जा 48 तो आपका जवाब आ रहा है डिवाइड करने पे 2058, दैट इज ऑप्शन ए। सिंपल था। मीन कैसे निकालते हैं, सारी वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करके आप मीन निकाल सकते हैं, जैसा कि यहां पे आपने किया। ऑप्शन ए 2058 हमारा भी सही है, कंप्यूटर जी का भी वही आंसर है। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है कि अब देखो यहां पे किसके सवाल आ गए, प्रोबेबिलिटी के थोड़े सवाल आ गए। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। देखो सिंगल थ्रो है मतलब क्या क्या आ सकता है, तो सर या तो 1 आ सकता है, इतना मोटा 1 नहीं आएगा क्योंकि डाइस छोटा है पतला है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या फिर 5 या फिर 6। तो टोटल आउटकम कितने की, टोटल आउटकम की संख्या कितनी हो गई, तो सर टीओ हो गया 6। अब फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, तो सर इसमें से 2 3 और 5 ऐसी संख्याएं हैं जो कि फेवरेबल हैं, तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट वुड बी फेवरेबल अपॉन टोटल, तो यहां पे 3/6 दैट इज 1/2। अब अगर आप सोच रहे हैं 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो वो दोनों में काउंट नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए 3/6। सर लेकिन यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में हम कंपोजिट नंबर्स नहीं लिख रहे हैं क्या, नहीं, डिनोमिनेटर में सारे आएंगे क्योंकि किसी के भी आने के चांसेस हैं। चलिए 1/2 हमारा आंसर, कंप्यूटर जी का भी वेरिफिकेशन, तो यहां पे भी स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन्स है, ठीक है, अब 2 कॉइन टॉस करोगे तो या तो दोनों पे हेड जाएगा, ठीक है, या फिर पहले वाले पे हेड जाएगा दूसरे पे टेल्स आएगा, या फिर पहले वाले पे टेल्स आएगा दूसरे पे हेड्स आएगा, या चौथा ऑप्शन है कि भैया दोनों पे टेल्स आ जाए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये हेड टेल या टेल हेड एक केस होगा, तो ऐसा नहीं है जनाब, दोनों को अलग अलग केस माना जाएगा, क्योंकि मैं आपको बोलूं कि पहले आप अगर पहले हेड्स आए तो आप जीतेंगे, बाद में टेल्स आए तो मैं जीतूंगा, पर अगर उल्टा हो गया तो कौन जीतेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए दोनों केसेस को अलग अलग माना जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कितना एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक तो होने चाहिए, यहां पे तो 2 हैं, यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है, यहां पे 1 भी नहीं है, तो ऐसे 3 केस हैं जो कि हमें जिता सकते हैं। कितने में से, 4 में से, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर 3/4। क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल है सर, ऑप्शन सी। क्या करें आप, कंप्यूटर जी से वार्तालाप कर ले। ओ सफेद चादर वाले इंसान, बताओ आंसर क्या है। ऑप्शन सी 3/4 हमारा भी आंसर, कंप्यूटर जी का भी आंसर, बढ़िया एकदम। अगला प्रश्न है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 9/11 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। अब देखो एक गेम चल रहा है, अब 2 चीजें हो सकती है गेम में, सर या तो हम विन करेंगे या फिर हम लूज करेंगे। अब ये मत कहना सर ड्रॉ हो जाएगा, ड्रॉ वाला ऑप्शन नहीं है भैया, यहाँ पे गेम में या तो आप विन करेंगे या फिर आप लूज करेंगे, ठीक है, यहां कहीं नहीं लिखा है कि इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा है जो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल केसेस में विन या लूज होता है, ठीक है। अब अगर विन होने की प्रोबेबिलिटी 9 में से 11 में से 9 है, तो लूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सर इसको हम क्या वो वाला केस बोल सकते हैं जहां पे ये दोनों मिलके मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, क्या नाम है उनका, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो यहां पे क्या होगा कि सर लूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस विन करने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज 2/11 ऑलवेज, क्योंकि या तो गेम आप विन करेंगे या फिर लूज करेंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब अगर घर में 9 चॉकलेट थी, उसमें से 6 आपके सिबलिंग खा गए, 3 आपने खाई है, ठीक है, लेकिन अगर आपकी माताजी पूछेंगे कि भैया 3 चॉकलेट किसने खाई है, अगर उन्हें पता है कि आपके सिबलिंग ने 6 खाई है, तो शक तो पूरा आपके ऊपर ही जाएगा, क्योंकि वो अपने हस्बैंड पे या फिर खुद पे तो शक नहीं करेंगी चॉकलेट खाने के लिए, है कि नहीं। तो फिर यहां पे भी वही हो जाता है कि विन या लूज में पता है या तो विन होगा या तो लूज होगा। अगर 9/11 विन है तो लूज होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 9/11 दैट इज 2/11 आपका उत्तर होगा। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था ये प्रश्न, जी हाँ सर बिल्कुल। चलिए कंप्यूटर जी प्लीज इसका आंसर बता दीजिए। ऑप्शन ए 2/11 कंप्यूटर जी के हिसाब से भी सही, हमने भी वही मार्क किया। अगला प्रश्न है
इन अ बैग कंटेनिंग 5 रेड 4 ब्लैक एंड 6 ऑरेंज बॉल्स, ठीक है, अ बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, वेरी गुड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नन रेड बॉल, ठीक है, व्हाट इज द गेटिंग अ नन रेड बॉल, मतलब रेड बॉल नहीं आनी चाहिए, ऐसा पूछ रहा है वो कि 1 रेड बॉल पूछ रहा है, पहले तो ये बताओ मुझे, ठीक है, अगर वो अपन दोनों ही केस ले लेते हैं यहां पे, अगर वो 1 रेड बॉल का पूछ रहा है, ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि 1 रेड बॉल होनी चाहिए, तो देखो रेड बॉल कितनी है 5, टोटल कितनी है यहां पे 6 और 4 10, 5 15, तो यहां पे हो जाएगा आपका आंसर 1/3, ठीक है। पर अगर वो पूछ रहा है कि नन रेड बॉल मतलब नो रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और बॉल होगी चलेगा, देखो नन रेड बॉल का मतलब होगा कि कोई भी रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, तो अगर रेड बॉल नहीं होनी चाहिए तो कौन सी हो सकती है, या तो ब्लैक या तो ऑरेंज। अब ब्लैक या ऑरेंज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सर ब्लैक वाली 4 हैं, ये आ गई तो भी हम जीत जाएंगे, ऑरेंज वाली 6 हैं वो भी आ गई तो भी हम जीत जाएंगे, होल डिवाइड बाय कितना 15, क्योंकि टोटल कितनी बॉल्स हैं 15। एक बार फिर से, नन रेड बॉल का एक मतलब ये होता है कि नो रेड बॉल, ठीक है, ये वाला केस जो मैंने लिया ये मैंने अज्यूम करके लिया है कि अगर यहां टाइपिंग एरर है और 1 रेड बॉल है वो तो, ठीक है, नो रेड बॉल नन मतलब कोई भी रेड बॉल नहीं होना चाहिए, तो 6 और 4 10/15, जिसे गणित में कहा जाएगा 2/3। अब चलिए देखते कंप्यूटर जी की क्या राय है इस बारे में, हमने दोनों ही आंसर निकाल दिए हैं, तो 2/3 मतलब नन रेड बॉल ही था, टाइपिंग एरर नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये 1 रेड बॉल वाला जो एक्स्ट्रा केस था यहां पे वो भी मैंने आपको सिखा दिया, नन का मतलब हो जाएगा क्लियरली रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, तो नो रेड बॉल, ठीक है, समझ में आया आपको, बिल्कुल सर। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, a card is selected at a random from a pack of 52 cards, okay, what is the probability of selecting a red color king। अब देखो यहां पे जो आपके 52 कार्ड्स होते हैं ना, उसमें से 26 होते हैं आपके रेड, ठीक है, और 26 होते हैं ब्लैक। रेड में भी आपकी 2 डिजाइन होती हैं, एक हार्ट वाली और एक वो डायमंड, ठीक है, हार्ट वाला मतलब ऐसे, ठीक है, और डायमंड मतलब ये वाला, देखा होगा आपने, ठीक है, ये दोनों रेड होते हैं, ब्लैक वाले अलग डिजाइन होते हैं, वो लीफ टाइप के होते हैं, ठीक है। अब अगर ये दोनों डिजाइन हैं, इसमें हार्ट के 13 कार्ड्स, डायमंड के 13 कार्ड्स, उसमें से भी किंग कितने होंगे, तो एक किंग इधर एक किंग इधर, तो आपको चाहिए रेड कलर का किंग। तो भैया देखो टोटल किंग होते हैं 4, लेकिन आपके काम के हैं 2, क्योंकि 2 ब्लैक हैं 2 रेड हैं, और होल डिवाइड बाय 52, क्योंकि पैक कितने कार्ड्स का है 52 कार्ड्स का है, तो 52 में से कोई सा भी कार्ड आप निकाल सकते हैं, पूरे पैक के साथ आप खेल रहे हैं तो पूरा पैक ही आपका यहाँ पे टोटल आउटकम्स में आएगा। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सर यहाँ पे आउटकम्स में 13 आएगा, 26 आएगा, 52 आएगा, 4 आएगा, क्योंकि किंग तो 4 ही है, किंग 4 हैं, लेकिन आप खेल कितने कार्ड्स के साथ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी अगर आप सॉल्व करें तो 1/26 आपका यहाँ पे जवाब होना चाहिए। कंप्यूटर जी प्लीज हाईलाइट, वेरी गुड। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई, बिकॉज हमें अगला प्रश्न भी करना है। कंप्यूटर जी का कहना है कि भैया 1/26 बिल्कुल सही जवाब है, तो स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ा मतलब सर या तो 5 होगा या फिर 6 होगा, भाई 4 से बड़ा तो 5 6 सर, लेकिन 4 से बड़ा तो 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, बिल्कुल सही कहा आपने, वहां पे आप गलत नहीं है। लेकिन जब आप डाइस की बात करते हैं तो डाइस पे 6 तक ही तो नंबर होते हैं भैया, उसके आगे आप जा कहां सकते हो, इसीलिए यहाँ पे 4 से बड़े लेकिन 7 से छोटे नंबर लेने, क्योंकि 6 तक की लिमिट है आपके पास। तो कुल संख्याएं कितनी है जो कि आ सकती हैं आपके काम की, 2, कितने में से 6 में से, प्रोबेबिलिटी 1/3। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि 5 + 6 कर देते हैं, प्रभु ऐसा नहीं करना है, ये तो इनकी संख्या है, मतलब पोजीशन है, हमें इनकी क्वांटिटी चाहिए। तो कितने हैं ये, सर ये 2 है, भले ही देखो ये 5 6 हो, 1 2 हो, 3 4 हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कितने हैं 2 हैं, तो मैं 2 लिखूंगा, 2/6 मतलब 1/3, जो कि है ऑप्शन बी। ग्रेटर देन 4 बोला, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बोलता
तो आप 4 को भी काउंट करते हैं। ध्यान रखना कई बार एग्जाम में ऐसा सवाल भी आता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बता दो, तो ठीक है, तो उसमें 4, 5, 6 तीनों काउंट होंगे, केवल 5 और 6 नहीं होगा। कंप्यूटर जी सही बोल रहा हूं ना मैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। देखिए हरा टिक लग भी गया है, चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 टिल 35 इज अ प्राइम नंबर। अब देखो यहां पे दो चीजें, फॉर्मूला तो हम सबको पता है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो पहले यहां पे हम लिख लेते हैं कि फेवरेबल आउटकम कौन से हैं। तो यहां पे होगा 2, 3, 5, उसके बाद फिर 7, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 नहीं होगा, 23, 29 और फिर 31, 33, 34, 35 नहीं है, कोई नहीं है इसके अलावा। ठीक है, इतने ही है जितना मुझे ध्यान आ रहा है, 35 तक करने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये नंबर्स कौन कौन से हैं, कितने बड़े हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इनकी संख्या चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने 11 हैं ये कुल मिला के। और टोटल नंबर्स कितने, तो सर फेवरेबल आउटकम के बाद आता है टोटल आउटकम्स। तो हमारे टोटल आउटकम्स हैं यहाँ पे 1 से लेकर 35 तक, मतलब 35 नंबर्स। तो आपका टोटल आउटकम हो गया 35। अब आप डिवाइड करेंगे तो आपको आपकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी 11/35, जो कि है ऑप्शन डी के रूप में यहां पे उपलब्ध। क्या 11/35। चलिए, अब अगर आपको यहां पे प्राइम नंबर्स याद नहीं है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो सकता है, क्योंकि देखो एक ऑप्शन 12 भी है, एक ऑप्शन 13 भी है। तो भैया अगर आपने सही से नहीं गिने और आप कंफ्यूज हो गए, आपने 1 को गिन लिया तो आप शायद 12 मार्क कर दोगे, आपने किसी और नंबर को गिन लिया तो शायद आप वो मार्क कर दोगे। लेकिन ध्यान रखना सारे प्राइम नंबर्स आपको 100 तक के पता होने चाहिए। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें। तो ऑप्शन डी 11/35 सही है। अब यहां पे वो लोग जो कि अगर 1 को गिन लेंगे उनका जवाब आएगा 12/35, तो गलत हो जाएगा क्योंकि आंसर 12 नहीं है ना। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, 2 coins are tossed simultaneously, the probability of getting one head, एक ही हेड चाहिए आपको। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो 2 कॉइन्स को आप टॉस कर रहे हैं, तो देखो पहले क्या आ सकता है सर, वही जो आपने बताया कि या तो दोनों हेड, या फिर एक हेड एक टेल, या फिर पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड, या फिर दोनों पे टेल। ठीक है, तो इसमें से केवल आपको क्या चाहिए, 1 हेड। तो इन दोनों में 1 हेड आएगा। ठीक है, अब यहां पे अगर इन दोनों में 1 हेड आएगा तो आपके काम के 2 टोटल 4, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। यही सवाल है हमारा। एक बार देखते हैं कंप्यूटर जी क्या बोल रहे हैं। ऑप्शन ए 1/2 कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक है। वही जो हमने बोला कि भैया 2 कॉइन्स हैं तो 4 पॉसिबल आउटकम्स, उसमें से हमारे काम के 2, तो प्रोबेबिलिटी 1/2। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, What is the probability of selecting a consonant from a set of 26 अल्फाबेट। कितने अल्फाबेट होते हैं, 26। उसमें 2 होते हैं, कौन कौन से सर, एक होते हैं वॉवल और दूसरे होते हैं ये कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट। अब वॉवल और कॉन्सोनेंट में क्या सीन है, तो सर वॉवल होते हैं 5, बचे हुए 21 होते हैं कॉन्सोनेंट, क्योंकि 26 में से 5 माइनस तो 21। तो आपका जवाब क्या होगा सर, हमारा जवाब होगा 21/26, क्योंकि कुल मिला के कितने थे, कुल मिला के 26 ही थे, 26 ही रहेंगे, पर लेकिन कॉन्सोनेंट है 21, तो 21/26 हमारा आंसर। ऑप्शन ए 21/26 सही है। कंप्यूटर जी का भी यही मानना है। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, ओह काफी बड़ा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही लाइक्स ब्रिटानिया। तो देखो ब्रिटानिया पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 24। कितने लोग हैं भैया, 24। टोटल कितने लोग हैं सर, सबको ऐड कर देते हैं। नहीं, सवाल को पढ़ते हैं, सवाल में लिखा है 120 पीपल जनाब, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ब्रिटानिया के लिए आपके फेवरेबल हो गए 24, टोटल थे 120। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 1/5। क्या कोई शंका मन में नहीं सर। तो यहां पे देखो सवाल में सब लिखा होता है, बस आपको सही से पढ़ना होता है, आपको कोई भी चीज स्किप नहीं करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा 24 लोगों को ब्रिटानिया पसंद है, टोटल थे 120 लोग, तो 24/120 मतलब 1/5। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें। तो ऑप्शन बी 1/5 सही है।
अब हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर, देखते हैं और है क्या हमारे पास बिस्किट के क्वेश्चन नहीं है। चलिए, इन अ फैक्ट्री 50 यूनिट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एवरी डे आउट ऑफ विच 10% आर वेस्टेड। चलो 50 यूनिट आपने बनाए, कितने बनाए? 50 यूनिट। अच्छा 50 यूनिट के किस्मत में दो चीजें हैं, या तो वो सही होगा, ठीक है, या फिर वो वेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब वेस्टेड कितने हैं? 10%। तो अगर यूं देखा जाए तो 10% ऑफ 50 निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 10%। सर यहां पे आएगा 0 0 कैंसिल, 5 आएगा, ठीक है। तो 5 वेस्ट हो जाते हैं, तो सही कितने होते हैं? तो सर सही वाले मतलब करेक्ट वाले 45, ठीक है। अब आपसे बोला इफ अ यूनिट इज सिलेक्टेड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ नॉन डिफेक्टिव। तो देखो सही वाले मतलब नॉन डिफेक्टिव, हाउ मेनी नॉन डिफेक्टिव? 45। व्हाट इज द टोटल? सर 50 डिवाइड यू डिड, आंसर इज 9/10, दैट इज 5 से कैंसिल होके 9/10, ऑप्शन डी, जिसको आप अगर डेसिमल में लिखना हो कभी ऑप्शन हो तो 0.9 लिखेंगे, है ना। चलिए व्हाट वी वांट कंप्यूटर जी का अरे करेक्शन 9/10 उनके हिसाब से भी सही, हमने भी लिखा है सही, तो स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स, 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा है जिसमें 48 आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स, ठीक है। चलो अब यहां पे क्या बोला आपसे, देखो कि कुल मिला के कितने लोग हैं? 80 लोग हैं, उसमें से 48 कौन है? बॉयज हैं, तो 48 बॉयज, तो गर्ल्स कितनी? 32 हो जाएंगी। देखो माइनस करके देखो, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3। अब यहां पे इफ 10 स्टूडेंट्स शिफ्ट टू अदर क्लास रूम and a student is selected at random from the remaining class, what is the probability that the girl is selected? देखो यहाँ पे 10 लोगों को 10 स्टूडेंट्स को शिफ्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन कौन से 10 है? आपको ये तो नहीं बोला कि पूरे बॉयज को शिफ्ट किया या फिर पूरे गर्ल्स को शिफ्ट किया है। तो उस केस में क्या होगा? सर उस केस में हम ये मानेंगे जो 10 लोग गए हैं वो उसी रेशियो में गए हैं जिस रेशियो में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहां पे अगर आप देखें तो इनका रेशियो है 6:4, 8 6 48, 8 4 32, 6:4 के रेशियो में ही जाएंगे। तो मतलब अब यहां पे देखो 6:4 मतलब 6 और 4 10 लोग को जाना है, तो 6 जाएंगे यहां से, 4 जाएंगे उधर से गर्ल्स में से, तो बचे कितने? 48 में से 6 गया 42, 32 में से 4 गया 28। एक बार चेक कर लो, 8 और 2 10, 4 2 6 1 7। अब बच्चे कितने बचे? सर 28 डिवाइड बाय 28 डिवाइड बाय 70, एक आंसर ये आ रहा है जिसको आप कैंसिल करेंगे तो 4/10, दैट इज कितना? 4/10 का आंसर है कि हमारे पास नहीं है। अब देखो यहां पे ये ऑप्शन आपके लिए अब सही कैसे हो जाता है कि आपको ये नहीं पता कि ये 10 स्टूडेंट्स कौन से हैं, क्या वो पूरे गर्ल्स हैं, क्या वो पूरे बॉयज हैं, क्या वो दोनों का मिक्सचर है, क्या वो इक्वल हैं, क्या वो उसी रेशियो में जिस रेशियो में क्लास में बैठते हैं। ये सारे सवाल जो कि हमारे मन में जागे उनकी मदद से उनको सॉल्व किए बिना हम यहाँ पे आंसर नहीं बोल सकते। जैसे कि मैंने ये अज्यूम कर लिया कि भैया वही रेशियो है जिस रेशियो में क्लास में बच्चे हैं उसी में उनको पिक किया गया है। हो सकता है ऐसा ना किया हो सकता है जो क्लास में बॉयज हो वो ज्यादा मस्ती करते हो तो फ्रेंड्स को अलग करने के लिए आपने पिक कर लिया हो कि बॉयज ज्यादा होंगे, गर्ल्स थोड़ी साइलेंट है, उनको चुपचाप बैठने दो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है सर। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कंप्यूटर जी कृपया हमारा सहायता करें जवाब पता लगाने में। उनका आंसर भी वही है क्योंकि जो 10 लोग हैं ये कौन है, कहां से आए हैं, कहां को जाएंगे, ये जानकारी जब तक हमें नहीं मिल जाती तब तक इस सवाल का जवाब दे पाना असंभव है, ठीक है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न यहां पे है 3 कॉइन्स वर टॉस्ड 100 टाइम्स, बताइए द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेल्स वाज रिकॉर्डेड, ठीक है। इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड अगेन, अब देखो यहां पे आप अपनी प्रोबेबिलिटी नहीं लगा सकते, मतलब ये हो जाता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का केस जहां पे आपको जो रिजल्ट दिए गए हैं उसी के हिसाब से आप आगे की कहानी बताएंगे, ठीक है। अब यहां देखो क्या बोल रहा है आपसे, एटलीस्ट 1 हेड। अब यहां पे बताया टेल्स के बारे में है, पूछ रहा वो हेड्स के बारे में है, कोई दिक्कत नहीं है सर, पूछने दो। अब देखो जहां पे 0 टेल्स है वहां पे हेड्स कितने होंगे? 3। क्यों भैया? 3 कॉइन थे, तीनों पे टेल्स नहीं आया तो ऑप्शन क्या बचा उसके पास? हेड्स। जहां पे 1 टेल्स आया वहां पे हेड्स कितने होंगे? 2।
जहां पे 2 टेल्स आए वहां पे हेड्स कितने, 1, और जहां पे तीनों टेल्स आए वहां पे हेड्स कितने, 0। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, 0। अब आपसे बोल रहा है कि एटलीस्ट एक हेड तो होना चाहिए, तो एटलीस्ट एक वाला केस ये रहे। यहां से आगे के सारे केस गिने जाएंगे, 0 वाला केस आप नहीं गिनेंगे। यहां पे एटलीस्ट एक है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है। तो आपका आंसर होगा 22 प्लस 36 प्लस 24 होल डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो वो है 100, क्योंकि यहां पे देखो लिखा हुआ है 100। ठीक है, अब आप ऐड करेंगे, 6 और 4 10, 2 12, 3 2 5 6 7, 72/100। यदि मैं गलत नहीं हूं तो क्या ऐसा ऑप्शन है मेरे पास? सर ऐसा ऑप्शन सीधे तो नहीं है, कैंसिल करने को बोलेगा वो। चलिए 2 से अगर आप कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और ये हो जाएगा 50। फिर से आप 2 से कैंसिल करेंगे तो 18 और 25। 18 और 25 का ऑप्शन है क्या हमारे पास? नहीं सर, 9 25 का है। 3 कॉइन है, एटलीस्ट 1 हेड। तो वही देखो यहाँ पे एटलीस्ट 1 हेड मतलब 22 36 और 24 आपने ऐड किया। एक बार एडिशन चेक करो, 24 6 4 10, 2 12, एक कैरी, 3 2 5 6 7, एक 8 है क्या, 3 2 5, हाँ जी सर ये 8 है, मैंने 72 लिखा है, सो सॉरी। तो ये होगा कितना, 82/100। अब तो आराम से डिवाइड हो जाएगा। चलो 2 से करेंगे तो 2 4 जा 41/50। ये ऑप्शन में है हमारे पास? बिल्कुल है सर, ऑप्शन डी के रूप में। तो एडिशन सही करते हुए कृपया ध्यान रखें कि एडिशन में गलती नहीं करनी है मेरे जैसे। ठीक है, तो डी 41/50 आपका आंसर होगा, क्योंकि 82 ऐसे केस है जहां पे कम से कम एक हेड तो आया ही है। कंप्यूटर जी बताइए। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पे कंप्यूटर जी का। और क्वेश्चन नंबर 24 है, आउट ऑफ लेटर्स ई टी एंड एन, ठीक है, a 3-letter word formed at random using all 3 letters, what is the probability of getting or formed is 10। तो आपको 10 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखो 3 वर्ड्स हैं, 3 लेटर है, सॉरी कौन कौन से, ई टी एन। अब एक तो यही वर्ड बन गया, ठीक है, उसके बाद आपने ई को फिट कर दिया यहीं पे और इन दोनों से खेल दिया, ई एन टी, ये भी एक बन गया वर्ड। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे सर, अब यहां पे हम ले आते हैं टी को पहले, तो एक तो हो जाएगा टी ई एन, फिर हो जाएगा टी एन ई। ठीक है, यूजिंग ऑल द 3 लेटर्स। अब देखो यहां पे ऑल द 3 लेटर्स तो अब यहां पे यूज कर ही रहे हैं, टी एन ई। उसके बाद फिर एन से बनेंगे तो भैया एन ई टी, नेट, और फिर एन टी ई। और कुछ बचा क्या बताओ मुझे, और कोई जगह जहां पे मेरे हिसाब से यार कितने वर्ड बनेंगे सर, 6 बनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ठीक। तो यहां पे आपके 6 वर्ड बने जिसमें से एक ही 10 है, तो आपका आंसर होगा 1/6। 1/6 कहां पे, ये ऑप्शन ए। अब सर ये कैसे करेंगे, तो देखो यहां तो अपन को यहां पे वो लगाना ही पड़ेगा कॉन्सेप्ट कि किसको कहां पहले बैठाएं। तो पहले हमने ई को फिट कर दिया, फिर बाकी दोनों को नचाया, फिर हमने टी को फिट किया, बाकी दोनों को नचाया, फिर हमने एन को फिट किया, बाकी दोनों को नचाया। इस तरीके से हमारे 6 पॉसिबल ऑप्शन बने, जिसमें से एक ही था 10, और वही हमारा आंसर होगा 1/6। कंप्यूटर जी सही कह रहे हैं ना हम? तो ऑप्शन ए 1/6 सही है। कंप्यूटर जी ने भी हाँ बोल दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मैं अगर 2 बार ई रिपीट कर दूं तो बेटा वो आपका गलत फैसला होगा, क्योंकि सवाल में साफ साफ लिखा है ऑल द 3 लेटर्स। तो अगर आप ई ई एन कर रहे हैं तो आप एक टी यूज नहीं कर रहे हैं, जो कि सवाल में अलाउड नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यस सर, चलिए स्क्रीन क्लियर, यह सवाल भी समाप्त, एंड यहां पे हमारा लेवल 1 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी समाप्त। लेकिन अभी सेशन समाप्त नहीं हुआ है, और खबरदार अगर स्क्रीन से हिले हो तो पहले मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद जहां जाना है जाओ, दुनिया पे कब्जा करो, कोई दिक्कत नहीं है, एलेक्जेंडर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बात सिर्फ इतनी सी है कि देखो हमारा जो यूट्यूब पे परिवार है वो मिलियंस का है, बहुत बड़ा है, आपको पता है। अब इतने बड़े परिवार में इतने सारे हमारे प्यारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो कि रेगुलरली हमसे ये बोलते रहते हैं कि सर आपका ये वाला सेशन कहाँ गया, सर आपने ये वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, या फिर मैम आपने ये वाली चीज़ नहीं पढ़ाई, जबकि सब कुछ टीचर्स ने कंप्लीट कर दिया है। तो सर क्या बच्चे पागल हैं जो ऐसी शिकायत कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन हो रही, क्योंकि इतने सारे क्लासेस है, इतने सारे टीचर्स है, इतने सारे सेशंस बनते हैं कि स्टूडेंट्स तक उनके काम के सेशंस कई बार नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस समस्या का हमने एक रामबाण इलाज निकाला है। ठीक है, वह इलाज का नाम है, देखो ऊपर लिखा है magnetbrains.com।
गूगल पे जाइए, आपसे यूट्यूब पे जाना बंद ही कर दीजिए अगर, क्योंकि यूट्यूब पे आपको पता है 10 मिनट की पढ़ाई 10 मिनट का टाइम पास हो जाता है, शॉर्ट्स चलने लग जाते हैं, फिर गाने आ जाते हैं, फिर रील्स आ जाती हैं, तो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए आप क्या करें, गूगल पे जाएं जहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये सब टाइप कीजिए magnetbrains.com, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट पे हमने कर दिया है आपके लिए पार्टीशन, अलग अलग कैटेगरीज, आप कैटेगरीज बना दी हैं। जिस भी कैटेगरी में आप जो भी चीज पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप एनटीएससी पढ़ना चाहते हैं, एनटीएससी की टैब पे क्लिक कीजिए, एनटीएससी की दुकान खुलेगी और एनटीएससी के अंदर जो भी चीज जिस भी टीचर ने पढ़ाया है पूरा का पूरा कंटेंट आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। और फिर से इस कंटेंट को भी हमने मिक्स नहीं किया है, अंदर भी हमने अलग अलग आपके लिए सेक्शन बना दिए कि देखिए आपको साइंस पढ़ना है तो ये देखिए साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अलग, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अलग, मैथ्स पढ़ना है तो उसका टैब अलग, अगर मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स के टैब को देखिए, टीचर की शक्ल देखिए, उनका नाम पढ़िए और वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक लिस्ट मिलती है। अब ये घर के राशन की लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट काय की है, तो भैया ये लिस्ट है चैप्टर वाइज, किस टीचर ने किस टॉपिक में कितने लेक्चर्स पढ़ाए हैं, किस लेक्चर में क्या कवर किया है, उस लेक्चर की ड्यूरेशन कितनी है, सब आपको एक ही जगह पे मिल जाता है, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में। मतलब इसके बाद यही वाला सेशन आएगा जब आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आपको यहाँ पे टाइमिंग भी दे दी है, वॉच नाउ का टैब भी दे दिया, बस आपको यहाँ पहुंच के वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। जैसे आप उस टैब पे क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार आपके आदरणीय गुरुजी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देख लीजिए बिल्कुल मैं ही हूँ, बस थोड़ा सा अलग दिख रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन के पीछे हूँ, यहाँ पे स्क्रीन के सामने हूँ, बाकी मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है, आपको पता ही है। तो सेम टीचर, सेम क्वालिटी, सेम कंटेंट, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस खाली एक फर्क आ जाता है, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट ब्रेक वगैरह कम मिलती है तो आप आसानी से पढ़ाई कर पाते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। तो मैग्नेट ब्रेन्स का जो 100% फ्री कोर्स चलता है फॉर एनटीएससी 60 स्टेज 1, उसमें हम पढ़ रहे थे मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर जिसका नाम है स्टार्स एंड प्रोबेबिलिटी। हमने लेवल 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, थोड़ी सी हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए, प्रैक्टिस भी हो गई। अगले सेशन में हम इसी को थोड़ा एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे, कुछ टफ क्वेश्चन करेंगे लेवल 2 एंड देन फिर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, जी हाँ बिल्कुल, सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर, बिकॉज जैसा कि राहुल सर हर बार कहते हैं, नॉलेज इज मेंट टू बी शेयर्ड। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।